क्या कुछ कहना होगा? पहले तो आप सबका धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया और सारे नरकटियागंज हमारी विधानसभा के सभी निवासी, सभी हमारे वोटरगण, सबसे मैं थोड़े दिल की बात आज करना चाहूँगा। जो बातें आज तक कभी नहीं करी होंगी उस तरीके की बातें भी कहना चाहूँगा। सबसे पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करी, पूरे चुनाव में उतार चढ़ाव आया, कुछ खट्टी बातें हुई, कुछ मीठी बातें हुई, कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ हमारी बातें बुरी भी लगी होंगी। सबसे पहले तो चाहे कोई किसी पार्टी से आए, चाहे कोई किसी संप्रदाय से आए, कोई किसी जाति धर्म किसी भी हिस्से से आए, हम सबसे पहले तो क्षमा मांगेंगे कि हमसे कोई भूल चूक हुई हो राजनीतिक तौर पे या पर्सनल तौर पे। हमने कभी किसी के बारे में ना तो बुरा कहना चाहा, ना कभी बुरा सोचा है। हम 2019 में जब लोकसभा का चुनाव लड़े तब नरकटियागंज से हमारा वास्ता पड़ा और नरकटियागंज के कुछ प्रसिद्ध लोगों ने हमको नरकटियागंज में खूब घुमाया। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, और खूब हमारा समय भी नरकटियागंज में हमने दिया और खूब हर वार्ड के मजबूत लोग थे। हमें ऐसा प्रतीत कराते थे कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत सारा मेहनत भी करी, मगर हमको नरकटियागंज से वोट आया लगभग, मुझे याद नहीं है मगर मुझे लगता है 3000 से नीचे ही आया होगा पूरी विधानसभा में। और हमको हमारी हालत देख लीजिए कि हम किस लेवल ऑफ इनोसेंस पे थे कि हमको राजनीति का कोई भी ज्ञान नहीं था। हम पूरा अपना चुनाव सबसे ज्यादा समय नरकटियागंज में दिए लोकसभा में, और इतनी मेहनत किए, और सभी मजबूत लोग हर वार्ड से हमारे साथ थे और हमको कई जगह मीटिंग कराते थे, कई जगह घुमाते थे। हमने बहुत अपना रिसोर्स टाइम, चुनाव का टाइम इतना कीमती होता है, वो बिताया और हमको सबसे कम वोट आया नरकटियागंज से। तो हमारी हालत राजनीतिक क्या थी आप समझ लीजिए। और हमने तब से लेके आज तक बहुत कुछ सीखा राजनीति में, मगर दिल हमारा आज भी उतना ही इनोसेंट है, चाहे हमारा पॉलिटिकल काम करने का तरीका कितना भी बदल गया हो, क्योंकि हालात और राजनीति इसको डिजर्व करती है, वो उसकी डिमांड करती है। इतना कॉम्पिटिटिव है, इतना कंपटीशन है राजनीति की दुनिया में कि उसमें कोई भूल चूक हमसे हुई हो हम माफी मांगते हैं, मगर हम आज भी उसी स्थिति में है जो 2019 में हमारा दिल जैसा था आज भी वैसा ही है। अब आप ये समझ लीजिए कि हम अंदर से कितने कमजोर हैं, कितने हमारे अंदर सफाई है। तो हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि हम सबसे कमजोर आदमी है, सबसे कमजोर कैंडिडेट है, मगर हमारी सारा आशीर्वाद, सारी ताकत नरकटियागंज की जनता के आगे है, उनके ऊपर है। वो लोग क्या करते हैं, वो किस तरीके से हमको क्या फल देंगे, तो आपके हाथ में है। और इतना जरूर हम आपको कह सकते हैं कि गलतियां होंगी हमसे, और गलती हर इंसान से होती है, मगर हम कम से कम गलतियां करने का प्रयास करेंगे, और गलती करेंगे भी तो हम आपके बीच में रहेंगे, आपके बीच में आएंगे, आप ही से पूछेंगे क्या गलती हुई है और आप ही से उसके सुझाव भी लेंगे, अपना भी थोड़ा बहुत उसमें दिमाग लगाएंगे, और मिला जुला के गलतियां होंगी मगर सुधार उसको किया जाएगा, सुधार करके उसको ठीक किया जाएगा, उसको बेहतर किया जाएगा। ये आपको वादा कर सकते हैं कि आपको शिकायत का मौका हम देंगे नहीं, जितना एक इंसान के बस की है। कोई सुपरमैन तो हो नहीं जाता है, ठीक है ना, ये भी एक इंसान ही की काम है। इतने नेता पहले भी आपने देखे हैं, कौन कितना कर पाया ये आपको पता है, मगर इतना आपसे वादा कर सकता हूं, जो गारंटी दे सकता हूं कि कोई नेता उतना काम नहीं कर पाया होगा, कोई नेता उतना आपको ऑनेस्टी से
उस पोस्ट पे काम नहीं कर पाया होगा जितना प्रयास हम आपको करने के लिए करेंगे। इतना वादा हम आपसे कर सकते हैं, हम कोई झूठे वादे नहीं करेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज जो नरकटियागंज के लोगों की आंखों में मैंने दर्द देखा वो भ्रष्टाचार का है, और भ्रष्टाचार में कुछ बातें और भी मैं करूंगा, मगर सबसे पहली चीज है, मैं अपनी गारंटी आपको दे सकता हूं कि मेरे हाथ से नरकटियागंज विधानसभा में आपको कभी कोई भ्रष्टाचार अगर मिल जाए मेरे हाथ से, तो मेरा त्याग पत्र आप अपने हाथ से बना के लाइएगा और मैं सारी जनता के सामने साइन करके अपना त्याग पत्र दे दूंगा अगर मेरे हाथ से कोई भ्रष्टाचार हुआ। और मेरे आसपास वाले, मेरी जानकारी में होने वाला कोई आदमी होगा, अगर आप दो लोग कहीं मिल के भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो मेरे पास कोई गारंटी नहीं है, भाई आपस में आप कर ले रहे हैं, हमसे तो आपने पूछा नहीं। अगर आप हमको, अगर हमारे कोई जानकारी में रहेगा, हमारा उसमें कंट्रोल रहेगा, तो भ्रष्टाचार कभी हो नहीं सकता, ये मैं आपको वादा कर सकता हूँ। सर 2019 में जैसे कि आपने कहा बहुत कम वोट मिला था निर्णय विधानसभा से, इस बार क्या उम्मीद है, किस तरह का देख रहे हैं, किस तरह का सहयोग जनता को मिल रहा है जनता से आपको? भैया मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, मैं तो कैंडिडेट हूँ। मैं तो 2019 में भी बड़ी अपेक्षा रख रहा था, मगर कितना कम वोट आया, तो मैं आज कैसे कह सकता हूँ क्या मिला। जनता को कैसा देख रहा है, कैसा? मैं जनता को भगवान समझ के चल रहा हूँ, ठीक है ना। जो भी निर्णय देंगे वो हमको एक्सेप्टेड होगा, अब जो करेंगे वो तो जनता बताएगी, मैं इसमें कुछ भी नहीं बोल सकता। जैसे आप ये भी बोल रहे हैं कि उस समय मतलब कम वोट मिला था तो लोग छोड़ देते हैं जगह कि नहीं हम इस विधानसभा से नहीं लड़ेंगे, लेकिन आप क्या सोच के फिर दोबारा? ये तो मेरा कैरेक्टर है, मैं अपने जीवन में सिर्फ एक चीज के लिए जीता हूँ। जैसे बहुत लोग पूछते हैं दीपक जी राजनीति में क्यों आए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मैं राजनीति में इसलिए आया कि मैं अपने नाम को बदनाम नहीं कर सकता। अगर मैं भाग गया, जो काम पकड़ा है, ठीक है ना, राजनीति मेरे लिए नई चीज है। 2019 में आया और मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये एक पर्सनल चैलेंज है कि मैं गलत कर रहा हूँ कुछ, ठीक है ना, जनता को नहीं सका रहा, तो मेरे को अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, अपने आप को ऐसा प्रोडक्ट बना के जनता के बीच में लाना है, ठीक है ना, जिसको जनता समझे, लाइक करे और फिर उसके बाद उसका रिजल्ट ले, और फिर मेरे को परफॉर्म करके दिखाना है कि भाई कैसा करा। क्योंकि पहली बार तो हर एक को शक में मौका मिलेगा, बस अगला मौका सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड है। तो पहली बार जो वोट नहीं मिला उसी से डर के हम बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर असली बात यह कि मैं कभी भी किसी काम से पीठ घुमा के नहीं लूंगा। क्योंकि अगर कोई काम पकड़ा और उससे डर के भागी गए, पीठ घुमा ले, तो गेम ही ओवर है, फिर आपका नाम क्या है? फिर तो लोग यही बोलेंगे कि भाग गया, ठीक है ना। उससे ज्यादा बदनामी क्या होगी जिंदगी में। एक क्वेश्चन ये है कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आप एक मेट्रो सिटी के रहने वाले हैं, तो क्या एक पढ़े लिखे इंसान है, तो क्या नरकटियागंज विधानसभा वैसे ही रहेगा या इसमें कुछ मॉडर्न देखने को मिलेगा? देखिए भैया, क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में अभी टिप्पणी करना आसान नहीं है, मगर मैं आपको 2-3 बातें इसमें बता सकता हूं कि अगर बिहार में बदलाव हो गया और तेजस्वी जी की सरकार बनती है, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उसका नरकटियागंज को बहुत फायदा मिलेगा। उसका कारण यह है कि अभी तक तो जो सरकार चल रही है 20 साल से, ज्यादातर उन्हीं के लोग यहाँ पे कई सारे इलेक्टेड रहे हैं, और उन लोगों ने जो करना था वो तो करके दिखा दिया आपको। उनके पास जो था वो 20 साल से चल रहा है, उससे ज्यादा क्या होगा। अगर मैं आपसे उल्टा एक सवाल कर सकता हूं कि अगर जो भी प्रत्याशी आए हैं वो जीतते हैं, तो आपको लगता है कि कोई बदलाव आएगा नरकटियागंज में? वो तो उन्हीं मेन स्ट्रीम के हैं, जैसा चल रहा है वैसा वो यथा जो स्थिति है उसको मेंटेन करने के लिए आ रहे हैं। मगर हम लोग आ रहे हैं कि हमको कुछ प्रूव करना है, ठीक है ना। और तेजस्वी जी की अभी तो आपने देखा उनका जन्मदिन था, और आपके माध्यम से मैं तेजस्वी जी को करना चाहूंगा, मगर सबसे बड़ी बात है 37 साल के युवा अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको तो जो नई जनरेशन है उसके हिसाब से ना सब कुछ पसंद आता है। हम भी उन्हीं के साथ जुड़े हैं और हमारी भी सोच है। हम
देखिए, तेजस्वी जी को सिर्फ नेता ही नहीं मानते हैं, हम उनको बड़ा लाइक करते हैं। हमारा उनसे अलग टाइप की केमिस्ट्री है, एक नेता और पॉलिटिशियन वाली केमिस्ट्री नहीं है उनसे। हमारी एक दोस्ती और भाइयों वाली खट्टी मीठी रिलेशनशिप है उनसे। हम उनसे कोई भी बात मतलब ठीक है, उनके पास अल्टीमेट वीटो पावर है, मगर हम उनसे थोड़ा बहुत नोक-झोंक करके काफी बातें अपनी मनवा लेते हैं। तो ये मानने वाली बात है कि उसका फायदा नरकटियागंज विधानसभा को होगा, और अगर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने और नरकटियागंज की जनता ने आशीर्वाद दिया तो उसका तो डायरेक्ट बेनिफिट नरकटियागंज को मिलना ही है। मैं इसमें ज्यादा क्या बोलूं। सर, तेजस्वी जी आपने बोला कि 37 वर्ष के 37वां बर्थडे था, इतना कम उम्र के एक लड़के से, कहा जाए ना युवक से, पूरा बिहार के बड़े बड़े दिग्गज लड़ रहे हैं और वो मुख्यमंत्री बनते हैं, तो यंग पर्सनालिटी है तो जरूर विकास का क्रांति आएगा। इस पर थोड़ा देखिए भैया, कि जो तेजस्वी जी, उनको बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि लालू जी के लड़के हैं और राजनीति में उनको चांस मिला और वो आगे बढ़ने का मौका मिला। ऐसा नहीं है। जो मैंने उनको पास से देखा है, हिंदुस्तान में बहुत सारे नेता हैं जिनके बच्चे राजनीति में हैं। मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगता है 70%, मतलब एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, मगर मेजॉरिटी लोग राजनेताओं के ही बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। मगर कोई भी मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा जिसको अकेले, क्योंकि पिताजी लालू जी तो आज के लिए सक्रिय नहीं है, जी वही कहना, ठीक है ना जी वही कहना। लालू जी तो 2000 मुझे लगता है कि 15 में लगभग सारी बागडोर उन्हीं को दे दिए थे, और जितना झेला तेजस्वी जी ने, जी ठीक है ना, हर तरीके के केस मुकदमे, 2 बार उनकी कुर्सियां छीन लेना, उसके बाद ईडी सब कुछ ठीक है ना, सब कर लेना, और उसके बावजूद भी वो अपना लगे रहते हैं, आगे चलते रहते हैं, मुड़ के नहीं देखते। तो मेरे को, मैं तो उनको बहुत बचपन से नहीं जानता हूं, मगर हम उनको रिलेट करते हैं कि जैसे मुझे लगता है कि मैं अपना नाम नहीं खराब होने देना चाहता, वो स्टॉप नहीं करते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है, दिक्कत तकलीफें आएंगी, मगर गेम के अंदर रहना है और करते रहना है, और एक ना एक दिन he can prove himself। वो अलग टाइप की चीज है, ठीक है ना। उसके अंदर एक ऐसी दिव्य ज्योति है जो हर किसी नॉर्मल आदमी डेवलप नहीं कर पाता है, कर ले तो वो बड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो तेजस्वी जी सिर्फ अपने आप को, देखिए अब हजारों नेता है, उनके हजारों बच्चे राजनीति में है, मगर एक आध टैलेंटेड निकला है, उसमें से नंबर 1 स्थान अगर मैं हिंदुस्तान में दूंगा तो तेजस्वी यादव को दूंगा, और उसी से अट्रैक्ट होकर हम राष्ट्रीय जनता दल में उनके साथ जुड़े क्या वो मतलब मुझे लगता है कि पहला ऐसा कैंडिडेट होगा जिसको घर पे आके वो टिकट लिए, ठीक है ना। तो उन्होंने सम्मान दिया हमें और हम उनके साथ जुड़े, और आज तक बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, और मुझे बड़ा उनके लीडरशिप में मजा आता है। मतलब ये नहीं सोच के मैं राजनीति में हूँ कि अरे वो नेता है, हम चापलूसी करनी है, ये वो। मुझे उनके साथ काम करने में राजनीतिक तौर पे मजा आता है, ठीक है ना। अब ये हर किसी को नहीं आ सकता है, ठीक है ना। बहुत लोग गुलामी करते हैं नेताओं की, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें होती है, मैं बोलना नहीं चाहता, मगर तेजस्वी जी के साथ काम करने में मजा आता है, और मुझे लगता है हर इंसान को वही करना चाहिए जिस चीज में उसको अच्छा लगे और उसको सेटिस्फैक्शन। दूसरी बात जो लोग ये बार बार कहते हैं सर कि मतलब जो पहले का माहौल था, उस समय सिस्टम नहीं थी, नेट का व्यवस्था नहीं था, चाहे मतलब अदरवाइज जो भी सुविधाएं थी जो गवर्नमेंट ने दिया, उसके विपरीत उसको जंगल राज बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक का मानना है कि अगर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री पद पे आते हैं तो अधिक जुनून और जोश से काम करेंगे, ताकि पीछे का बैकग्राउंड भुलाया जा सके और नया इतिहास लिखा जा सके।
देखिए भैया, पिछला इतिहास जो भी था, ठीक है ना, जो भी बातें कही जाती हैं वो तो तेजस्वी भाई की भी सुनी सुनाई है और हमारी भी सुनी सुनाई, क्योंकि तेजस्वी भाई भी बिल्कुल बच्चे ही होंगे उस टाइम जब ये सब बातें हो रही थी, और हम भी बहुत छोटे थे, ठीक है, हम तो कुछ देखे ही नहीं है। तो जिस बात के बारे में जानकारी नहीं है, हम एक्सपोज ही नहीं है जिस चीज से, हम उसके ऊपर डिस्कशन क्यों करें? हम कुछ भी कहेंगे तो हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ सही नहीं, ठीक है। हम सुनी सुनाई बात करेंगे, और सुनी सुनाई में क्या होता है, एक आदमी दूसरे से खुसर खुसर करता है तो उसका और 50% ही सही होता है, उसके बाद अगले पे जाता है तो 25% हो जाता है, आगे जाते जाते तो कितना है कितना नहीं है। तो हम पुरानी बातों पे क्या बात करें भाई? आप तेजस्वी जी के और आज के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी के भाषण देखिए। नीतीश जी से जब भी कुछ पूछेंगे, भाषण देने को बोलेंगे तो बोलेंगे अरे कुछ था जी, पहले कुछ होता था जी, ये था जी, वो था जी, वो था में जी रहे। तो कोई भी बात अगर वोट मांगने जाते हैं वो तो पास्ट जो उन्होंने काम किया उसके ऊपर बात करते हैं। तेजस्वी जी जब भी भाषण देते हैं तो हमेशा ये बोलते हैं मैं पढ़ाई लिखाई दवाई सुनवाई कार्रवाई रोजगार इनके ऊपर काम करूंगा। वो गा पे काम कर, मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो आपको इतिहास पे वोट करना है तो इतिहास पे कर लीजिए, आपको भविष्य पे वोट करना है तो भविष्य पे कर लीजिए, ठीक है ना। और हम ये भी जानते हैं कि तेजस्वी जी जानते हैं कि उनका भविष्य बहुत डेलिकेट धागे से जुड़ा हुआ है। अगर उनको चांस अगर एक बार जनता देती भी है तो उनके ऊपर बहुत टिप्पणी होगी उनके काम की, तो वो जानते हैं सब कुछ, और मुझे लगता है कि वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे। हाँ, परफॉर्म करेंगे, बतौर जनता को पूरी ताकत उनको देनी पड़ेगी। उनको बैसाखी वाली सरकार नहीं देनी है, क्योंकि देखिए तेजस्वी जी के जीतने के बाद उनके दुश्मनों की तादाद पूरे देश में बढ़ेगी। और तो ये भी जनता को समझना चाहिए कि अपने बिहार के बेटे को मजबूत करना है, और इतना मजबूत कर देना है कि दिल्ली वाले आंख उठा के उसकी तरफ देखे नहीं। क्योंकि देखिए अगला क्या होगा, जिस दिन वो बन गए उस दिन ये लोग दिल्ली वाले इनको और परेशान करना शुरू करेंगे, बिहार पूरी स्टेट को परेशान करना शुरू करेंगे, क्योंकि यही सीखा है इन लोगों ने, ठीक है। इन लोगों ने सिर्फ उल्टा सीधा काम करना यही सब सीखा है। तो इसीलिए ये भी जनता को जानना है कि बहुत मजबूत करना है, थोड़ा बहुत मजबूत नहीं करना है। अंतिम सवाल की आप ऐसे विधानसभा से जहाँ पे एक क्लास ऐसा भी है जो बहुत पिछड़ा है, आज भी 5 किलो राशन पे वो निर्भर करता है, उसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है, क्या प्लान है? क्योंकि आज एक बिजनेसमैन है और कॉर्पोरेट में आप काम करने का तजुर्बा भी है आपके पास। देखिए भैया, यहाँ पे हम तो कोने कोने में चंपारण के घूमे हैं, और जब मैं 2008 में पहली बार चंपारण की धरती पे आया और 2019 में जब मैं राजनीति में कदम रखा तो मैंने ऐसी ऐसी जगह घूमा दलित बस्तियों में, और इतनी गरीबी मैंने अपने जीवन में कभी देखी नहीं। मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब मैं ये सोचता था कि अफ्रीका बहुत गरीब प्रदेश होगा, वहां भी मैं घूमा हूं, मगर ये मान के चलिए कि आज भी हमारे चंपारण के कुछ हिस्से अफ्रीका को भी है गरीबी में, रहने के स्तर में, लिविंग स्टैंडर्ड में। और मतलब मैंने पहली बार में दलित बस्ती में घूम के आया तो मेरे को सही में रात को जब मैं अपने कमरे में था तो मेरे को ये भी समझ में आ रहा था कि क्या है, मतलब मैं सेल्फ रियलाइजेशन में चला गया। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि बहुत पिछड़ापन है, बहुत कुछ है, मगर उसमें ऐसा नहीं है, पहले से इम्प्रूवमेंट होने का प्रयास भी हो रहा है। मगर तेजस्वी भाई का आपने बहुत जगह सुना भी होगा कि लालू जी ने आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ी, आर्थिक नहीं सामाजिक लड़ाई की लड़ाई लड़ी, और पहला ऐसा नेता है पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में जिसने रोजगार को राजनीतिक मुद्दा बनाया। आज तक हमारी उम्र 48 साल हो गई, मगर हमने कोई नेता ऐसा नहीं देखा जिसने रोजगार को ही डायरेक्ट पॉलिटिकल मुद्दा बनाया। 2020 में तेजस्वी जी ने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया और लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया और सबसे बड़ी पार्टी बिहार की बना के दी। और आज उसी मुद्दे को लेके वो बहुत लार्ज प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। तो मेरा यही आग्रह है सारे
अपने नरकटियागंज की जनता से कि उनका हाथ मजबूत किया जाए, ताकि हम लोग यही जो स्थिति आपने बोली है आर्थिक न्याय वाली, इस पे मजबूती से काम कर सकें। ठीक। विधानसभा के जनता को क्या संदेश देता है? अंतिम रात है, कल वोट गिरने वाला है। वोट गिरने मैं तो सबसे क्या बोलूं, मेरे को समझ में नहीं आता है, इतना कुछ है बोलने को, कहने को, मगर असली बात यह है कि ये चुनाव सिर्फ नरकटियागंज बिहार का नहीं है, ये चुनाव पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। उसका कारण सिर्फ इतना है, अभी मैं बैठा था, मेरे दोस्तों का दूसरे स्टेटों से फोन आ रहा है, क्योंकि आज चुनाव की रात है, पहले आखिरी रात है। अब मैंने फोन किसी का नहीं उठा पाया क्योंकि समय नहीं है, मगर पूरा हिंदुस्तान के लोग इसको देख रहे हैं। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि पहली बार इलेक्शन से 1-2 महीने पहले पूरी वोटर लिस्ट को ही चेंज कर दिया गया। ठीक है ना? वोटर लिस्ट में से जैसे नरकटियागंज का उदाहरण ले, 3,06,000 वोट होते थे, 2,76,000 वोट हो गए, 30,000 वोट गायब हो गया। ठीक है ना? उसी को हम लोग लेके आए और नारा लग गया, वोट चोर गद्दी चोर, जनता पूरा बोल रही है। तो उस मुद्दे को लोग भुला ना जाए आज चुनाव की रात पे। वोट चोर को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ इतना है कि भाई जो गरीब, वंचित, सबसे कमजोर आदमी है या मजबूत आदमी भी है, समाज के हर वर्ग को अगर आप उसका संविधान मार देंगे, उसका संविधान ही उसके पास नहीं रहेगा, मैं बदल ही नहीं सकता अपने जनप्रतिनिधि को, तो मेरे हाथ में है क्या? मेरे पास तो कोई ताकत ही नहीं है। फिर तो सिर्फ सिस्टम उन्हीं लोगों का चलेगा जो ताकतवर है। तो अभी पूरा हिंदुस्तान की जनता, अब इन्होंने 10 स्टेटों में और SIR कर दिया है लागू, तो सारे हिंदुस्तान के वोटर ये देख रहे हैं कि इस काम को जो बीजेपी सरकार ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर किया है, उसका रिएक्शन बिहार इतना पॉलिटिकली नॉलेजेबल, पॉलिटिकली जानकारी रखने वाला स्टेट है कि अगर यहाँ की जनता से चूक हो गई तो फिर तो ये लोग किसी इंसान को इंसान नहीं समझेंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे। आपका वोट अगर काट दिया गया, ठीक है ना, अभी भी देखना कल जब वोट पड़ेगा बहुत लोग जाएंगे बूथ पे और उनका वोट ही नहीं होगा, होना है ऐसा, ठीक है ना, तो वोट ही नहीं डाल पाएंगे और उसके बाद उन्हीं लोगों के लोग जीत रहे हैं, तो फिर हमारे हाथ में क्या रह गया? हमारे देश के संविधान में क्या रह गया? तो लोग दूसरी स्टेटों वाले ये मान के चलेंगे कि अब इलेक्शन में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे रहो और वो लोग अपने आप जीतते रहेंगे, उन्हीं के गुलामी करते रहे। ये तरीके का माहौल होने वाला है अगर बिहार की जनता ने इनको मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया। ठीक, थैंक यू।